अस्सलाम वालेकुम। आज जो है वो हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। और आप देख सकते हो कि थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर हमने जो है वो नेचर ऑफ एनर्जी पढ़ना है। देन हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिस्कस करेंगे, हीट, एनर्जी, टेम्परेचर, हीट कैपेसिटी, इंथाल्पी, कैलोरीमेट्री, फेज डायग्राम्स, हेस लॉ, स्टैंडर्ड इंथाल्पीज ऑफ फॉर्मेशन, एंट्रोपी, जब्स फ्री एनर्जी। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं वो आज जो है वो ऑब्वियसली हम डिस्कस नहीं कर सकते। कुछ जो है वो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे और बाकी जो है वो अगले लेक्चर्स में जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस होंगे। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहले नेचर ऑफ एनर्जी से, ठीक है। अच्छा, एनर्जी इज़ द एसेंस ऑफ आवर वेरी एग्जिस्टेंस एज इंडिविजुअल्स एंड एज अ सोसाइटी। एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क और प्रोड्यूस हीट. Energy is conserved, meaning it cannot be created nor destroyed, only transformed from one form to another. देखो, पहली बात तो ये है कि एनर्जी है क्या, कि एनर्जी को हम जो है ना वो फिजिक्स या केमिस्ट्री के अंदर हम जनरली इन टर्म्स ऑफ हीट डिफाइन कर रहे होते हैं, या फिर जो है वो हम इन द फॉर्म ऑफ वर्क डिफाइन कर रहे हैं कि अगर आपके पास जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर एबिलिटी है वर्क परफॉर्म करने की, तो हम कहते हैं कि इसके पास जो है वो एनर्जी है, या फिर जो है वो उस ऑब्जेक्ट से हीट प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि इट पोजेस सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो हम एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ वर्क या हीट को हीट में डिफाइन करते हैं। और अब आगे चल के आप देखोगे कि जो एनर्जी का यूनिट है ना, वहाँ से भी फॉर्मूला है, तो उसमें भी आपको वर्क और एनर्जी, वर्क और हीट का एलिमेंट मिलेगा देखने को। तो पहली बात तो हमने इसकी कर ली डेफिनेशन की। फिर उसके बाद जो है वो हम ये देखते हैं कि इसने कहा है कि एनर्जी जो है ना वो हमारे पास होती है कंजर्व। कंजर्व यानी कि अब ये कंजर्व से मुराद है कि एनर्जी ना कहीं भी नेचर के अंदर ना वेस्ट नहीं हो रही। हाँ, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर हो सकती है, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, हीट वाली इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो रही है। तो एनर्जी जो है वो कन्वर्ट ज़रूर हो रही है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, लेकिन वो कहीं पे वेस्ट नहीं हो रही। इसलिए हम ये कहते हैं कि एनर्जी जो है वो हमारे पास है कंजर्व। अब ये बातें तो डिटेल में आपने फिजिक्स में भी डिस्कस पढ़ी हुई होंगी। अब जैसे टाइप्स ऑफ एनर्जी है, ये आपने फिजिक्स में भी डिटेल में पढ़ा होगा कि दो तरह की एनर्जीज होती हैं। वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन मेनली हम जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब हमारे पास बात है काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास है जी अबिलिटी टू डू वर्क, ठीक है। अच्छा, ये जो अबिलिटी टू डू वर्क ड्यू टू इट्स मोशन, ड्यू टू इट्स वेलोसिटी होता है ना, यानी उसकी जो वेलोसिटी की वजह से जो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जो है वो एनर्जी होती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो अब इसकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें हम मोशन एनर्जी आ जाएगा, साउंड, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी और एनर्जी ड्यू टू द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये सारी एनर्जीज जो है वो सारी की सारी, चूँकि मोशन से कहीं ना कहीं आप इसकी अंदर डेप्थ में जाओगे तो दे विल हैव सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप विद मोशन और वेलोसिटी। सो द रीज़न, that is the reason why they are being included in the examples of kinetic energy. And also the formula of kinetic energy is 1 over 2 mv square. Now coming towards the potential energy, और potential energy की अगर मैं बात करूँ तो potential energy जो उसकी the energy in the body due to its कह लो कि जो उसकी पोजीशन की वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट कोई एनर्जी पोजेस करता है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। लाइक पोजीशन से क्या मुराद है कि अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने एक हाई बिल्डिंग से, ठीक है, फर्स्ट उसके फ्लोर से कोई भी बॉल जो है वो थ्रो की है डाउन द अर्थ, तो जो आपने ऊंचाई से फेंकी है ना, इतनी बॉल फेंकी है, तो वो जो बॉल जाके ज़मीन को हिट कर रही है, वो क्यों हिट कर रही है? क्योंकि उसके अंदर जो है वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, यानी ग्रेविटी जो है वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि उसमें जो एनर्जी थी ना वो उसकी पोजीशन की वजह से थी कि वो ऊंचाई पर थी। दैट वाज द पोजीशन दैट वाज मेकिंग इट टू डू सम काइंड ऑफ वर्क और टू पोजेस सम काइंड ऑफ एनर्जी इन इट। तो जो भी एनर्जी किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर ड्यू टू इट्स पोजीशन होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। एग्जाम्पल है जैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी, मैंने अभी आपको जो है वो बॉल थ्रो की एग्जाम्पल दी।
केमिकल, इलास्टिक, न्यूक्लियर, सारी की सारी कहीं ना कहीं इनके अंदर आप देखोगे जब डेप्थ में जाओगे तो यू विल सी कि इनमें ड्यू टू देयर पोजीशन सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी जो है वो एग्जिस्ट करती है, तो इसलिए दे आर कंसिडर्ड इन द एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. नाउ व्हाट आर द यूनिट्स फॉर एनर्जी? लाइक आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी होता है उसका क्या फार्मूला होता है, 1/2 mv². अब इसके अंदर हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो है वो जो असल में ना काइनेटिक, अगर हम जो है वो लाइक एनर्जी का जो फार्मूला होता है, एनर्जी का जो यूनिट होता है वो होता है जाउल. फिर अगर जब हम 1/2 में एम का जो यूनिट होता है वो हो जाता है kg. और बेसिकली हमें पता है ना कि जो एनर्जी है उसका यूनिट होता है जाउल, और हम ये चाह रहे हैं कि जाउल को हम जो है वो एक्सप्रेस करें मजीद इन टर्म्स ऑफ यूनिट. तो हम जो है वो मास का यूनिट लिखेंगे kg, और वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड. तो चूंकि हम जो है वो स्क्वायर हमने लेना, तो ये मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो जो जाउल का फॉर्मूला आएगा वो 1 kg मीटर स्क्वायर पर ओवर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. ठीक है. अच्छा, उसके बाद हमने क्या करना है कि जब हमने ये वाले फॉर्मूले देख लिए, उसके बाद हमने जो है वो ये देखना है कि कैलोरी से क्या मुराद है. कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड. ठीक है. अब अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है वो 1 ग्राम पानी है हमारे पास, और हमने उसका टेम्परेचर जो है वो सिर्फ 1 डिग्री बढ़ाना है, तो जो भी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी उसको हम कहेंगे कि ये 1 कैलोरी है. अच्छा, 1 कैलोरी अगर हम जाउल की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं, मैथमेटिकली एक्सपेरिमेंटली ये चीज़ प्रूवन है कि 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.184 जाउल. ये बात आपने याद रखनी है. अच्छा, उसके बाद हमने ये थोड़े बहुत यूनिट्स की बात की है. अब हम जो है वो बात करते हैं दो टर्म्स की, सराउंडिंग्स की और सिस्टम की. सराउंडिंग वो चीज़ है कि रिएक्शन कंटेनर, द रूम एंड एवरीथिंग एल्स, वेयर एज सिस्टम में उसने कहा है कि रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स. अच्छा, सराउंडिंग क्या होती है कि पहले तो आप ये समझो कि व्हाट इज सिस्टम. सिस्टम वो है जहाँ जिसको हम जो है वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो हमारे पास जैसे रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, और सराउंडिंग्स जो हैं वो उसके अलावा जो उसकी बाकी चीज़ें हैं. ठीक है, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स के अलावा बाकी जो जिसमें वो जो है वो रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स हैं, रिएक्शन कंटेनर, वो उसकी सराउंडिंग है ना. इसके अलावा जो है वो रूम और बाकी सारी चीज़ें, तो ये सारी की हम जब बात करते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, सराउंडिंग्स. ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, दो टर्म्स है हमारे पास, सिस्टम और सराउंडिंग्स की, जो कि हमने बात कर ली. अच्छा, उसके बाद ना हमारे पास आगे क्या है, ये तो हमने बात की ना सिस्टम और सराउंडिंग्स की. अब जो है वो हम बात करते हैं जो हमारे पास लाइक अगर हम बात करते हैं कि सिस्टम्स जो है ना वो हमारे पास डिफरेंट तरह के होते हैं. ठीक है, एक होता है आइसोलेटेड, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन. ठीक है, अब आइसोलेटेड सिस्टम ये होता है कि जिसमें ना सिस्टम कैन नॉट एक्सचेंज नाइदर द एनर्जी और द मैटर विद इन द सराउंडिंग्स. ठीक है, इसकी आप एग्जांपल ले लो कि जैसे कोई अगर आपके पास थर्मोस है, ठीक है, थर्मोस है तो आप देख सकते हो, तो उसका ना तो पानी आपने डाला हुआ है, तो ना तो वो जो है वो हम कहेंगे कि ना ही वो लाइक जो है वो उसका टेम्परेचर, ना तो उसका टेम्परेचर चेंज होता है, यानी उसकी जो है वो हमारे पास एनर्जी चेंज नहीं हो रही. ठीक है, और मैटर, और ना ही आप देखोगे कि उसमें से कोई पानी भी रिमूव नहीं होता. तो ये एक वन गुड एग्जांपल है किसकी, आइसोलेटेड सिस्टम की. उसके बाद जो है वो हमारे पास जो है वो आ जाता है क्लोज सिस्टम. क्लोज सिस्टम में ना क्या होता है कि एनर्जी एक्सचेंज हो जाती है लेकिन मैटर जो है वो हमारे पास एक्सचेंज नहीं होता. ठीक है, और अच्छा, क्लोज सिस्टम की जो एग्जांपल है ना हमारे पास, वो एक सिंपल आपके पास जो वाटर बॉटल है. ठीक है, अच्छा, वाटर, इसमें ना आप देखो कि आपके पास जो है वो आप जो वाटर बॉटल होती हैं अक्सर आप देखोगे कि आपने उसमें पानी जो है वो ठंडा किया था. ठीक है, फ्रीज़र में रखा था, आपने ठंडा किया, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो पानी गर्म हो जाता है. अब ये जो पानी गर्म हो रहा है,
ये जो है इसकी एनर्जी तो चेंज हुई है, ठीक है, जो है टेम्परेचर चेंज हुआ है, एनर्जी चेंज हुई है, लेकिन आप देखो कि वाटर बॉटल में से पानी तो नहीं इस्केप हुआ ना, अंडर और अल्लाह साहब उसको पी नहीं लेते, या आपने उसका जो लिड है उसको ओपन नहीं किया, तो तब तक तो इट्स नॉट गोइंग टू जो है वो इसका मैटर के अंदर तो चेंज नहीं आने वाला। तो हमारे पास जो है वो क्लोज सिस्टम ऐसा ही सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी जो है वो चेंज हो सकती है लेकिन मैटर चेंज नहीं होता। उसके बाद जो है वो हमारे पास आता है ओपन सिस्टम। अच्छा, ओपन सिस्टम जो होता है ना हमारे पास, उसमें जैसे इसकी एग्जांपल आप देखो कि आपने कोई भी जो है वो पानी बॉईल करने के लिए रखा हुआ होता है, ठीक है, चूल्हे पे आपने पानी बॉईल करने के लिए रखा होता है, तो क्या होता है कि आपने जो इसके ऊपर कोई ढक्कन नहीं रखा, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें आप वो पानी गर्म भी हो जाता है और साथ में कुछ जो पानी है वो बॉयल भी हो जाता है, उसमें से स्केप आउट भी हो जाता है। तो जब आपने ढक्कन खोल के रखा तो उसमें से मैटर भी जो है वो चेंज हुआ और एनर्जी भी चेंज हुई। तो ऐसे जो सिस्टम्स होते हैं वो उनको हम ओपन सिस्टम्स कहते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। अच्छा, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिप्रेजेंट्स द टोटल काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एवरी पार्टिकल। और पहली बात, फर्स्ट लॉ ऑफ डायनामिक्स में आपको इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि इंटरनल एनर्जी क्या है, कि हमने जो है वो हर पार्टिकल की, देखो कोई ना कोई पार्टिकल है ना, उसकी ड्यू टू इट्स मोशन काइनेटिक एनर्जी भी होती है और ड्यू टू इट्स पोजीशन उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो जो इंटरनल एनर्जी होती है ना किसी भी पार्टिकल की, हमने उसके पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी को जब हम सम अप करते हैं तो वो हमारे पास जो है उसकी इंटरनल एनर्जी निकल के आती है। उसके बाद जो जो डेल्टा ई है, इट रिप्रेजेंट्स द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अच्छा, अब इंटरनल एनर्जी जो है ना, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी नेगेटिव आता है, ठीक है, नेगेटिव आता है तो उसका मतलब है कि द सिस्टम इज गोइंग, जो है सिस्टम जो है एनर्जी लूज कर रही है। और ऑन द अदर हैंड अगर आपको इंटरनल एनर्जी की चेंज में पॉजिटिव वैल्यू देखने को मिलती है, इसका मतलब है कि उसी सिस्टम ने एनर्जी को गेन किया है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी। इट स्टेट्स दैट ऑल्दो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। अच्छा, पहली मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हमने जो है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। और इट्स के पहली बात तो ये है कि इट स्टेट्स कि एनर्जी जो है वो, जैसे हम पीछे पढ़कर आए कि एनर्जी जो है वो कंजर्व्ड होती है, मतलब इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन एनी केस, कहीं से भी वो रिमूव नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता वो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी से दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज जरूर हो सकती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का कॉन्सेप्ट होता है। और एक और चीज़ आपको इसमें पता होनी चाहिए जो कि यहाँ पे लिखी हुई है कि हमारे पास जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होता है ना, वो इक्वल होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग के। और नेगेटिव साइन इस बात को शो करता है कि ऑब्वियसली हमारे पास जो भी, अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम के अंदर जो चेंज आया है, ठीक है, अगर इंटरनल एनर्जी में चेंज आया है तो वही चेंज हमारे पास सराउंडिंग में ही ऐड अप होगा ना। या अगर आपने चेंज, अगर इंटरनल एनर्जी आपने सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर ऐड की है तो मतलब वही एनर्जी ऐड होगी ना जो आपने सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर ऐड की है, यानी ये इंटरचेंजेबल है। आप इसको इसी तरह देखो कि एक सिस्टम था, उसकी जो है वो इंटरनल एनर्जी जो है वो लूज हुई और वो इंटरनल एनर्जी जो है वो कहाँ पे जाएगी, वो सराउंडिंग में चली जाएगी। तो जो चेंज है इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम का, वो वही वो जो है वो जाके सराउंडिंग की इंटरनल एनर्जी के अंदर ऐड अप हो जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू माइनस चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग्स। और इंटरनल एनर्जी जो है वो हमारे पास कांस्टेंट रहती है, और क्योंकि जैसे हमने बात की कि एनर्जी जो है ना कांस्टेंट है। हाँ, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, बट इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। सराउंडिंग से अगर सिस्टम से जो है वो रिमूव हो रही है तो वो जा कहाँ रही है, सराउंडिंग में जा रही है, कहीं वैनिश नहीं होगी। तो ये एक जो है वो हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है। उसके बाद हमने अगला जो कॉन्सेप्ट देखना है वो है हीट एंड एनर्जी का। पहली बात तो ये है कि एनर्जी एज द, पहले हम डिफाइन कर चुके हैं कि एनर्जी इज डिफाइंड एज द कैपेसिटी टू डू वर्क एंड प्रोड्यूस हीट। अब चूंकि इट इज अ कैपेसिटी टू डू वर्क एंड प्रोड्यूस हीट, तो वी कैन राइट द एनर्जी इन टर्म्स ऑफ हीट प्लस वर्क।
तो जो फॉर्मूला आता है ना डिराइव करके हमारे पास फॉर एनर्जी, वो आता है वर्क प्लस जो है वो हम क्या कहते हैं, हीट। हीट इज द, अच्छा हीट क्या होती है? हीट इज द फ्लो ऑफ एनर्जी दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा एक जो है वो हमारे पास जो टेम्परेचर होता है ना हमारे पास, लाइक मैं अगर आपको टेम्परेचर एक्सप्लेन करूँ, तो टेम्परेचर जो है ना, इट इज अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस एंड हीट इज द मेजर ऑफ फ्लो ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, तो जो हमारे पास ट्रांसफर है ना एनर्जी का, ठीक है, दैट अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, उसको हम कहते हैं हीट। when energy is transferred as heat, the direction of energy transfer is always from the hotter object to the colder object, never in the opposite direction। अच्छा ये बहुत ही डेली लाइफ में भी आप देखोगे कि आपने जो है अगर एक ठंडी चीज़ को, ठंडी वाटर बॉटल को, लेट सपोज एक गर्म वाटर बॉटल के साथ इन कांटेक्ट कराया है, तो हमारे पास जो गर्म वाटर बॉटल है ना, वहाँ से हीट जो है वो कोल्डर वाटर बॉटल को ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी अनटिल और अनलेस दोनों के जो टेम्परेचर्स हैं उनमें इक्विलिब्रियम नहीं इस्टेब्लिश हो जाता। तो वो जो एनर्जी का ट्रांसफर है वो होता रहेगा। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफर है ना वो हीट है, और हीट हमेशा फ्लो करती है फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। ये यूनिवर्सल चीज़ है। हीट इज नॉट एज द सेम एज टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर इज जस्ट अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट हीट इज द ट्रांसफर ऑफ दैट काइनेटिक एनर्जी। यानी ये एक जो है नॉट अ मेजर ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बट इट इज शोइंग द ट्रांसफर ऑफ द फ्लो के हमारे पास फ्लो जो है वो उसका मेजर इट इज द मेजर ऑफ द फ्लो ऑफ ट्रांसफर ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, हीट इज नॉट एनर्जी, हीट इज नॉट सेम एज टेम्परेचर, हीट इज नॉट एनर्जी, और वर्क इज द रिजल्ट ऑफ फोर्स एक्टिंग थ्रू अ डिस्टेंस। हमने हीट डिफाइन किया, अब हम जो है ना वो डिफाइन करने लगे हैं वर्क को। अच्छा, फिजिक्स में आपने देखा होगा कि वर्क को हम इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करते हैं। यानी कि अगर आपके पास आपने किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई और उस फोर्स के रिजल्ट में उस ऑब्जेक्ट ने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया, तो फिर हम कहते हैं कि इस ऑब्जेक्ट पे जो है वो वर्क हुआ है। तो हमने उसको फिर फॉर्मूले में किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, in chemical thermodynamics, the signs of heat and work are determined from the point of view of the system। अभी हम जो है वो देखते हैं कि अगर तो हमारे पास जो है वो वर्क नेगेटिव है तो इसका क्या मतलब है, वर्क पॉजिटिव है तो क्या मतलब है, एनर्जी पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब है, या इंटरनल एनर्जी नेगेटिव है तो उसका क्या मतलब है। तो हम अभी उसको देखेंगे। अच्छा, अब आप देख सकते हो कि अगर आपके पास जो है वो, पहले हम बात करते हैं रिलेटेड टू हीट, कि अगर हमारे पास हीट यानी हीट जो है वो लाइक कब पॉजिटिव होगी और कब नेगेटिव होगी। अगर आपके पास हीट है जी पॉजिटिव, इसका क्या मतलब है कि सिस्टम के अंदर जो है वो हीट ऐड हो रही है, और अगर आपके पास हीट नेगेटिव है इसका मतलब है कि उसी सिस्टम से जो है वो हीट रिमूव हो रही है। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ आ रही है कि अगर आपके पास हीट के साथ पॉजिटिव का साइन है तो उससे आपको क्या मुराद लेना है कि उस सिस्टम के अंदर जो है वो हीट ऐड हो रही है, और अगर आपके पास हीट के साथ नेगेटिव साइन है तो आपने इससे क्या मुराद लेना है कि उसमें हीट रिमूव हो रही है। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो है वो अगली चीज आती है वर्क की। वर्क से क्या मुराद होता है, आपके पास कोई आइडिया है? अच्छा, वर्क में अगर फॉर एग्जांपल वर्क जो है वो पॉजिटिव आता है हमारे पास, यानी वर्क के साथ अगर पॉजिटिव का साइन लिखा हुआ है इसका मतलब है कि जो सिस्टम पर काम हो रहा है। ठीक है, इसकी एग्जांपल आप इस तरह से देखो कि सिस्टम पे काम हो रहा है का क्या मतलब है कि अगर एक कंटेनर है ये हमारे पास, ठीक है, ये कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, पिस्टन अटैच्ड है, और हम जो है वो ऊपर से इस पिस्टन को कंप्रेस करते हैं। तो हमने इस सिस्टम पर सराउंडिंग से काम किया, यानी अब जो इस पर वर्क हुआ ये हुआ पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क क्या है, पॉजिटिव का मतलब है कि हमने
सराउंडिंग ने सिस्टम पे काम किया, जिसके नतीजे में, जिसके रिजल्ट में जो है वो ये जो हमारे पास कंटेनर की लिड थी वो कंप्रेस हो गई, पानी नीचे आ गया। ऑन द अदर हैंड अगर यहाँ पर ये पिस्टन इस कंटेनर से खुद ब खुद ऊपर उठ जाती है, और तो इसका मतलब है कि सिस्टम जो है वो सराउंडिंग पे काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर चूंकि सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया, इसकी एक्सपेंशन हुई इस कंटेनर के लिड की, तो हम ये कहेंगे कि अभी जो काम किया है वो चूंकि सिस्टम ने सराउंडिंग पे काम किया है, तो अभी जो हमारे पास वर्क आएगा वो होगा नेगेटिव। अच्छा, ये जो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है। ये कन्वेंशंस हैं, हमने फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग के हम जो है वो, अगर यहाँ पर लिखा हो ना कि वर्क के साथ पॉजिटिव का साइन लिखा हो, वर्क के साथ नेगेटिव का साइन लिखा हो, तो आप अपनी कन्वेंशन के तौर पे जो है वो आप बता सको कि किसका क्या, कैसे आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास अगली जो चीज़ हमने स्टेट फंक्शन को मैं जो हूँ वो अभी बताती हूँ आपको कि स्टेट फंक्शन से क्या मुराद होता है। अभी हम जो है वो पढ़ेंगे 4 टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस को, ठीक है। हम हर प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे कि इस प्रोसेस से क्या मुराद है। स्टार्ट करते हैं विद द आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अच्छा, जो आइसोथर्मल प्रोसेस होता है ना, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो भी प्रोसेस होता है हमारे पास वो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस। और अच्छा, हमारे पास जो आइसोथर्मल प्रोसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि जो कि सेम टेम्परेचर के अंदर होता है, ठीक है, सेम टेम्परेचर पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो हम प्रोसेस हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं उसको हम जो है वो आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, अब ना ये हमें ये कहता है कि अब हमें ये तो बात समझ आ गई कि इससे मुराद क्या है, लेकिन अब अगर मैं इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो इक्वेशन है उसके टर्म्स में इसको एक्सप्लेन करूं तो वो कैसे होगी, ठीक है। अच्छा, हमें पता है कि जो थर्मोडायनामिक्स है वो हमारे पास है कि हीट इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क। ये है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास, ठीक है। अब ये हमें ये कहता है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कंटेनर था, ठीक है, कंटेनर पे मैंने हीट अप्लाई की, मैंने जो हीट अप्लाई की, ठीक है, अब हम ही कहते हैं कि हीट जो है वो कंजर्व रहती है, वो कहीं भी लॉस नहीं होगी, वो किसी फॉर्म ऑफ एनर्जी में जो है वो चेंज हो जाएगी। अब ये फॉर्म ऑफ एनर्जी इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है और वर्क भी हो सकता है। वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो अब इस केस में ये जो एनर्जी हमने बाहर से इस कंटेनर को दी है वो किन किन 2 चीज़ों में कन्वर्ट हो सकती है। एक तो ये हो सकता है कि ये जो कंटेनर है ये कोई काम करे, या तो ये एक्सपेंड हो जाए या कंप्रेस हो जाए, ठीक है। मेनली क्या करे कि जो है वो हमारे पास इस पे काम हो भी सकता है, ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम भी हो सकता है, और यानी कि हमारे पास जो है वो कंप्रेस हो सकता है, या वर्क डन बाय द सिस्टम भी हो सकता है, यानी कि हमारे पास जो है वो एक्सपैंड हो सकता है। तो एनीवेज, यानी कि ये जो हम हीट को अप्लाई कर रहे हैं ना, इसके रिजल्ट में जो है वो हमारे पास क्या है कि जो है वो इसकी जो हमारे पास सिस्टम है वो कोई ना कोई वर्क परफॉर्म करे, ठीक है। तो उसके एक तो ये सूरत है, और दूसरी जो है वो बाकी की एनर्जी जो है वो उसके टेम्परेचर को बढ़ाने में लग जाएगी, उसकी जो इंटरनल एनर्जी है उसको बढ़ाने में लग जाएगी। यानी कि ये जो हमने बाहर से एनर्जी दी थी ना, ये तकसीम हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई। आधा एनर्जी जो है वो काम करने में लग गई, थोड़ा बहुत जो है वो सिस्टम ने काम किया इन द फॉर्म ऑफ आइदर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्ट और कंप्रेशन, और बाकी जो एनर्जी थी वो इसकी इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज हो गई, ठीक है। ये है जी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। लेकिन इस केस में चूंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, मतलब इसमें इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी क्या है, टेम्परेचर की वजह से होती है ना। अब चूंकि जब टेम्परेचर हमारे पास सेम है तो डोंट यू थिंक सो कि हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो भी सेम रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। तो आप मुझे बताओ कि क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी आएगा कोई, क्योंकि इंटरनल एनर्जी ही कांस्टेंट है, तो फिर जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज है वो तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर जब हम इंटरनल एनर्जी को हम 0 कंसिडर करेंगे, और फिर इक्वेशन जो है वो हमारे पास क्या बन जाएगी, हीट इज इक्वल टू वर्क डन। मतलब अब आप इस इक्वेशन को समझने की कोशिश करो कि इन आइसोथर्मल प्रोसेस जब भी हम बाहर से हीट अप्लाई करते हैं तो सारी की सारी हीट सिस्टम जो है वो वर्क करने में लगा देता है, ठीक है। उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती, बल्कि सारी की सारी जब हम हीट एट द आइसोथर्मल कंडीशन देते हैं तो वो सारी की सारी हीट जो है वो सिस्टम वर्क करने में लगा देता है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होती। तो ये है हमारे पास आइसोथर्मल प्रोसेस का सिनेरियो। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास, हमें पता है कि एट द
कांस्टेंट टेम्परेचर जो प्रेशर है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है विद वॉल्यूम। यानी आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा। इस फॉर्मूले को देख के जो हमारे पास ग्राफ बनता है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस वो कुछ ऐसे आता है। आप देख सकते हो ये जो है वो ग्राफ बना हुआ है फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अब आप देखो कि जब वॉल्यूम हमारे पास था 1 तब प्रेशर कितना था 3। आपने वॉल्यूम बढ़ाया प्रेशर डिक्रीज होता गया, आपने वॉल्यूम 3 कर दिया तो प्रेशर 1 हो गया। तो आप देखो कैसे जो है वो ग्राफ गिर रहा है। तो ये जो कंडीशन है इसको हमने क्या कहना है, इट इज़ अ आइसोथर्मल कंडीशन। ठीक है, इसको हम थर्मल जो है वो प्रोसेस का ग्राफ इस तरह से बनाएंगे। आपको समझ तो आ गया होगा कि ये कैसे बना है। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमने प्रोसेस पढ़ना है दैट इज द एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो अच्छा आपने ना, अब एडियाबैटिक प्रोसेस है हमारे पास। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस को आपने इस तरह से समझना है कि ये ना, आपको मैं एग्जांपल देती हूँ। आपके पास एक जो है वो थर्मस है। ठीक है, थर्मस को आपने जो है वो शेक किया। जब आप उसको शेक करोगे ना तो उसमें आपको पता है कि थर्मस में एनर्जी ट्रांसफर नहीं होता। तो ये हमारे एडियाबैटिक प्रोसेस में ना हम पहला जो प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं कि हमारे पास इसमें किसी किस्म का एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो रहा, हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा, हीट चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, हीट जो है वो हमारे पास जीरो है क्योंकि जो है वो ट्रांसफर ऑफ हीट हो ही नहीं रहा। थर्मस आप देख सकते हो उसमें हीट जो है वो किसी किस्म की ट्रांसफर नहीं होती। तो आपने क्या किया, बहुत फास्टली उसको शेक किया। तो आपने क्या किया कि सिस्टम पे आपने वर्क किया। ठीक है, यू डू सम काइंड ऑफ वर्क ऑन द सिस्टम और एज अ रिजल्ट ऑफ इट जो इंटरनल एनर्जी थी हमारे पास उसकी सिस्टम की वो बढ़ गई। यानी जितना आपने जो है वो सिस्टम पे वर्क किया वो सारा का सारा उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग गया। तो ये जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस होता है ये इसी प्रिंसिपल पे लाई कर रहा होता है कि जिसके अंदर देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। ठीक है, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन द सिस्टम एंड द सराउंडिंग्स एज इज केस ऑफ थर्मस। हमने उसको बहुत तेजी से जो है वो हिलाया। ठीक है, थर्मस को, और एज अ रिजल्ट ऑफ इट के उसमें कोई भी हीट का जो है वो चेंज नहीं आया। और जब हीट का चेंज नहीं आया जो हमारे पास जितना ही हमने वर्क किया था उस थर्मस पे वो उसकी फिर कहाँ पे जाएगा, ऑब्वियसली उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में जो चीज़ लग जाती है उसको हम एडियाबैटिक जो है वो प्रोसेस कहते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो है वो हमारे पास अच्छा, एडियाबैटिक प्रोसेस का अगर हम बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि एडियाबैटिक प्रोसेस का और आइसोथर्मल प्रोसेस का अगर आप ग्राफ देख रहे होगे तो दोनों का मोर और लेस सिमिलर ही है। लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस का जो ग्राफ है इट इज़ मोर स्टीपर। ठीक है, अब ये ज़्यादा स्टीपर इसलिए है, स्टीपर का मतलब है कि जो हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस है ना वो ज़्यादा देखो उसमें एक सडन डिप आई हुई है। ठीक है, एक बहुत फास्ट जो है वो डिप आई हुई है। जबकि आइसोथर्मल प्रोसेस की अगर आप बात करो ना, ये थोड़ा गलत बना हुआ है आइसोथर्मल प्रोसेस का। आप बेशक गूगल पे आप इन दोनों के ग्राफ्स देखो ना तो आपको ये अंदाजा होगा। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस ना बड़ा देर से, देखो प्रेशर में भी काफ़ी जो है वो आराम आराम से ना डिप आ रही है। ठीक है, ये बड़ा आराम से डिप आ रही है। लेकिन अगर आप एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करो तो एकदम से जो है वो हमारे पास जो है वो डिप आती है एकदम से। यानी कि ना, चूंकि एडियाबैटिक प्रोसेस जो है वो तभी अप्लाई होता है कि जब सिस्टम ना बड़ा तेजी से काम किया हो। तभी अगर आप एक चीज़ बड़ी तेजी से करोगे ना तभी ऐसा मुमकिन है कि उसमें से कोई किस्म का हीट जो है वो एक्सचेंज ना हो टू द सराउंडिंग्स। ठीक है, तो ये वही चीज़ है कि हमारे पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसका ग्राफ इसलिए ज़्यादा स्टीपर होता है क्योंकि उसमें एक अब्रप्ट जो है वो हम अब्रप्टली काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास इसका ग्राफ होता है एडियाबैटिक प्रोसेस का होता है स्टीपर एज कंपेयर टू आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर हम जो है वो आइसोबैरिक प्रोसेस की तरफ जाते हैं। अच्छा, अब ना हम आइसोकोरिक प्रोसेस को डिस्कस करते हैं। अच्छा, कोरिक का मतलब क्या है, आइसोकोरिक का क्या मतलब है हमारे पास कि एट द कांस्टेंट वॉल्यूम हो रहा है। यानी कि ना इसमें हमारे पास जो है ना वॉल्यूम चेंज नहीं होता। अब इसकी जो है वो हम ज़रा एग्जांपल देख लेते हैं। तो अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन इन दिस पेज फर्स्ट। Okay, so this is I am explaining you a concept of isochoric process. ठीक है, see we have a container again and this is you can say कि यहाँ से हमने जो है ना इस कंटेनर को ना फिक्स कर रखा है।
इस फिक्स करने से क्या होगा कि अब ना इसका ये जो लिड है ना, ये ना तो ऊपर होगी या ना नीचे होगी, ठीक है। अब इसको फिक्स करने से क्या हुआ कि हमारे पास जो वॉल्यूम था वो हो गया जी कांस्टेंट। अब हम क्या करते हैं, हम बाहर से जब इसको हीट देंगे, बाहर से अगर हम इसको हीट देंगे तो ये जो हीट है, वैसे अगर हमने इसको फिक्स ना किया होता ना तो ये हीट जो है वो इस पे कोई ना कोई काम करवाती, इस सिस्टम पे काम हो जाता, ये जो है वो सिस्टम थोड़ा सा कह लो कि एक्सपेंड हो जाता या कंप्रेस, कुछ भी हो सकता था। मतलब मेनली जो है वो हमारे पास इसमें क्या होना था, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन जो है इसने वर्क करना था, ठीक है। लेकिन चूंकि हमने जो है वो इसकी जो लिड है उसको हमने फिक्स कर रखा है, तो ये जो एनर्जी है, अब एनर्जी ने किसी ना ये जो हीट हमने दी है बाहर से, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इंटरनल एनर्जी इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, वर्क इज आल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो वी आप ऑलरेडी डिस्कस कि जो हीट हम बाहर से दे रहे हैं, अब इसने किसी ना किसी फॉर्म में तो चेंज होना है, अब वर्क में तो चेंज नहीं हो सकती, वरना तो असूलन तो ये होता है कि ये जब हम बाहर से जब भी किसी कंटेनर को हीट देते हैं तो वो दो फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है, आधी एनर्जी जो है वो उसकी वर्क करने में लग जाती है और आधी जो है वो इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में लग जाती है। बट इन दिस केस चूंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है और लिड ऊपर नहीं नीचे ना ऊपर नीचे नहीं हो सकती, तो वर्क नहीं हो सकता इस कंटेनर पे ऊपर, तो फिर बाकी जो सारी की सारी जो हमने हीट बाहर से प्रोवाइड की होगी वो इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगी। तो जब हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं ना, अच्छा हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस वर्क। अब देखो वर्क नहीं हो सकता, देखो वर्क का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, P डेल्टा वी। अब यहाँ पर जो डेल्टा वी है वो 0 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा कि जो जितनी भी हमने जो सिस्टम है उसको हीट दी है वो सारी की सारी उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में लग जाएगी, वो इसकी इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल सा जो है वो आइसोकोरिक प्रोसेस का जो है वो कॉन्सेप्ट होता है। अब आपने इसका जो ग्राफ ड्रॉ करना है वो किस तरह से ड्रॉ करना है, वो किस तरह से ड्रॉ होगा कि लेट सपोज हमारे पास ना ये है जी पीवी कर्व, कौन सा कर्व है हमारे पास, पीवी कर्व है। और आपने क्या करना है कि ये हमारे पास P1 है और ये है जी P2, समझ आ गई। और ये क्या है जी V1 और ये जो है जी हमारे पास, अच्छा अब ना हमें पता है कि इसमें जो आइसोकोरिक प्रोसेस होता है ना उसमें जो है ना वॉल्यूम तो चेंज नहीं होगा बट प्रेशर जो है वो चेंज होगा। तो वॉल्यूम V1 है ये कांस्टेंट रहेगा एट द, आप देखो कि प्रेशर बढ़ रहा है लेकिन वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जो हमारे पास आइसोकोरिक का कर्व आएगा वो कुछ स्ट्रेट लाइन सी आएगी, समझ आ गई कि हमने इस ग्राफ को कैसे बनाया है। क्योंकि देखो वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, प्रेशर तो चेंज हो रहा है लेकिन वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, तो जो कर्व आएगी हमारे पास इसकी वो कुछ स्ट्रेट लाइन सी आ जाएगी। आप बेशक इधर इसको देख भी सकते हो, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है आइसोकोरिक प्रोसेस की एकदम एकदम स्ट्रेट कर्व जो है वो आती है। अच्छा उसके बाद हमारे पास अगली जो चीज़ है वो है जी आइसोबैरिक प्रोसेस। अच्छा जो आइसोबैरिक प्रोसेस होता है ना हमारे पास, उसका क्या मतलब है कि उसमें जो प्रेशर है ना वो हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है, समझ आ गई। अच्छा अगर हमारे पास जो है वो प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, देखो इसमें ना प्रेशर में ना हमारे पास अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं ना, सिंपल है। अब आप इस पे देखो इसमें वॉल्यूम चेंज होगा लेकिन प्रेशर जो है वो नहीं चेंज होगा। अब मैं इसी फॉर्मूले में मैं आपको बता देती हूँ कि ये जो है ना हमारे पास ये बिल्कुल ऐसी होगी इक्वेशन एट द, ये देखो क्या है हमारे पास इक्वेशन डेल्टा यू प्लस वर्क ना, तो डेल्टा यू तो है, अच्छा पी डेल्टा वी। अब ये चीज़ जो है वो चेंज में नहीं है, ये सिंपल हमारे पास प्रेशर है, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, कोई ना कोई वैल्यू होगी इसकी, लेट सपोज 4 है तो इसको 4 मतलब ये वैल्यू जो है वो 0 नहीं होगी, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, बस आपने इसका जो फॉर्मूला है वो ऐसा ही आएगा, ठीक है। यानी कि अगर आप एट द कांस्टेंट प्रेशर सिस्टम को हीट देते हो तो सिस्टम की कुछ ना कुछ इंटरनल एनर्जी भी चेंज होती है और उस पर वर्क भी होता है, बट प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहता है। बट अब यहाँ पर जो चीज़ देखने वाली है वो ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ किस तरह से बनेगा हमारे पास, अगर हम बात करें किसकी बात करें, आइसोबैरिक प्रोसेस की बात करें। देखो इसमें एक अगर फॉर एग्जांपल ये V1 है ये V2 है और प्रेशर हमने सिमिलर रखा हुआ है, तो P1 पे
वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो किसका ग्राफ बना, आइसोबैरिक प्रोसेस का। कोई मुश्किल तो नहीं है, बहुत आसान सी बात थी। तो हमारे पास हमें आइडिया होना चाहिए एडियाबैटिक का, आइसोथर्मल का, और जो है वो आइसोकोरिक का, और जो है वो बैरिक का और एडियाबैटिक का, मतलब ये 4 प्रोसेस आपको आने चाहिए। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि वाई द स्लोप ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इज स्टीपर देन आइसोथर्मल प्रोसेस, क्योंकि आपके पास जो एडियाबैटिक प्रोसेस, स्टीपर का मतलब है कि इसमें एक ना बहुत ही शार्प और सडन डिप आई हुई है। या तो हमारे पास ग्राफ इस तरह से होता है ना कि हम बड़े आराम से जो है वो नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, ठीक है, बड़ा आराम से। लेकिन अगर ये आइसोथर्मल का हो जाएगा, लेकिन जो हमारे पास एडियाबैटिक होता है ना, उसमें एकदम से जो है वो डिप आती है, एकदम से डिक्रीज होता है या इंक्रीज होता है, बहुत सडन चेंज आता है, बहुत तेजी से चीज आती है। और वो क्यों होती है, क्योंकि एडियाबैटिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए ना हमारे लिए बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि वो सिस्टम या जो प्रोसेस किया जा रहा है ना उसको बड़ा तेज़ी से परफॉर्म किया जाए। ओनली इन दिस सिचुएशन जो एनर्जी का एक्सचेंज है बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग वो पॉसिबल नहीं होगा, वरना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारे पास जो है वो बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग्स जो है वो एनर्जी का एक्सचेंज ना हो। तो बहरहाल ये बात है सारी हमारे पास रिलेटेड टू एडियाबैटिक प्रोसेस और बाकी सारे प्रोसेसेस। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो बाकी टॉपिक्स डिस्कस करते हैं इंशाल्लाह।